बिहार डीएलईडी के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किया है हमने। मैं आपको क्वेश्चन के साथ डिटेल में ही बताऊंगा और आप लोगों से ये आशा रखूंगा कि जो मैं डिटेल में बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है, डीएलईडी एग्ज़ाम का ये पहला सेट है साइंस का। चलिए शुरू करते हैं। कई चिकित्सा समस्याओं की जांच के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड उपकरण किस ध्वनि आवृत्ति पर काम करते हैं। देखिए, अल्ट्रासाउंड क्या होता है आपका। सबसे पहले तो ध्वनि के बारे में जान लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, जो कि माध्यम में कैसे चलता है आपका, संपीड़न और विरलन के माध्यम से ये चलता है। ठीक है, संपीड़न जब बहुत सारी गैसें एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और विरलन जहाँ पर इनकी दूरी दूर हो जाती है। और ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह आपकी कंपन से उत्पन्न होती है। और ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करने के लिए माध्यम का ज़रूरत पड़ता है। वो माध्यम आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, इसमें बात की गई है अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी की। तो देखिए कहाँ से शुरू होता है। हमारा जो सुनने का रेंज है ना, वो 2 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक है वो। इसी रेंज में मानव सुन सकता है। इसके नीचे 20 हर्ट्ज से, 2 हर्ट्ज से नहीं, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं हम। इसके नीचे इंफ्रासाउंड होता है आपका, इंफ्रासाउंड। और इसके आगे होता है आपका अल्ट्रासाउंड। 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड कहलाती है, नीचे की इंफ्रासाउंड कहलाती है। इंफ्रासाउंड कैसे कौन सुन सकते हैं, जैसे कि हाथी हो गए, और अल्ट्रासाउंड जैसे चमगादड़ हो गए, ये सब सुन सकते हैं या जनरेट करते हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है ना, उसे हम सुन सकते हैं, वो आपका श्रव्य ध्वनि हो गया। वो 20,000 से अधिक वाले को पराश्रव्य बोलते हैं। कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे आपको। ठीक है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान में किसका प्रयोग किया जाता है, आपका 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम इसमें पराश्रव्य ध्वनि को सही मारेंगे। ठीक है, एक और आपका होता है सोनार। कमेंट बॉक्स में आप इसका फुल फॉर्म बताइए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, मैं बता चुका हूँ। किसी भी वस्तु की दूरी और अन्य संबंधित मापदंडों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोनार, जैसे समुद्र में कोई वस्तु पड़ी है तो वहाँ से उसकी दूरी कितनी गहराई, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन न्यूटन गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है। न्यूटन का नियम सभी ने पढ़ा होगा आपने। कौन इसमें द्वितीय गति का उदाहरण है। ठीक है, देखिए, बाहर अंतरिक्ष में फेंकी गई वस्तु, यह नहीं हो सकता। दूसरा गति कहता क्या है, दूसरा गति क्या कहता है, F = ma। फॉर्मूला तो ही होता है आपका। बल का जो परिमाण होता है ना, द्रव्यमान और चाल पर निर्भर करता है। वो द्रव्यमान और चाल आपका एक्सेलरेशन आ गया वो, जहाँ m आपका द्रव्यमान है, a आपका त्वरण है। त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मास है आपका, इसका यूनिट होता है किलोग्राम। इसमें एक पेड़ को हिलाना, ये आपका जड़त्व पर आ जाता है, पहले नियम से संबंधित है। ये दीवार या पेड़ के आसपास आराम करना है, कोई नियम नहीं है। जबकि कार दुर्घटना जो है आपका, वह द्वितीय नियम का एक उदाहरण है। ठीक है, जब मान लो कि जैसे पेड़ को हम हिलाते हैं, जब किसी बाहरी बल की सहायता से पेड़ को हम हिलाया जाता है तो वह गति करने लगती है। हालांकि जो जुड़ी पत्तियां होती है ना, वो गति को नहीं समझ पाती और अपनी विराम अवस्था को ही बनाए रखती है। यह आपका जड़त्व का नियम हो गया, पहले नियम का। ठीक है, तो कार दुर्घटना जो है आपका दूसरे नियम से संबंधित है। एक कार दुर्घटना के दौरान क्या होता है, बाधा, जैसे ये कार जा रही है, ये कार जा रही है, अब आगे तो बाधा आएगा हमारा, बाधा से क्या होगा, टकराएगा। वो बाधा और कार के बीच एक बल होता है जिसे आघात के रूप में जाना जाता है। ये आपका बल निकल कर आता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है।
देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये आपका मैग्नेट हो गया, ये मैग्नेट होता है आपका, इसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र ना नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में एंटर करता है ये, और चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर यह जाता है। ये ना समानांतर होती है, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती है वो, ठीक है ना, समवृत्त इसी को कहा जाता है वो, ठीक है। एक बिंदु पर चुंबकीय रेखा पर बनाई गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र को, जैसे कि ये मान लो कि इस बिंदु पर मैं चुंबकीय रेखा बनाया हूं, तो इस जगह पर यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदान करेगी। और चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, और चुंबक के अंदर आपका साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए पहला तो सही है, समवृत्त पास बनाती है, वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, ठीक है, ये भी सही है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, गलत है, नहीं, उत्तरी ध्रुव से नहीं, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यह तो आपका बाहर की ओर होता है, चुंबक के बाहर होता है, ठीक है। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। तो ये तीनों सही है, जबकि तीसरा आपका गलत है, और गलत ही पूछा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छोटी जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के किसके कारण, यहाँ पर खाली स्थान है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। किसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है, देखिए, तो इसका सही उत्तर है आपका विक्षेपण के कारण। एक इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना होता है जो आमतौर पर बारिश के बाद आकाश में दिखाई देता है। यह वायुमंडल में छोटी जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है, ठीक है ना। यह सूर्य जिस डायरेक्शन में सूर्य है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा बनेगा वो। जल की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं आकाश में, वह प्रिज्म की तरह काम करती हैं, ठीक है। वे सूर्य की किरणों को अपवर्तित और विक्षेपित करती है, अपवर्तित और विक्षेपित करती है। फिर इन छोटी बूंदों के अंदर परावर्तित करते हैं और अंत में इसे फिर से अपवर्तित करते हैं और जल बूंदों के बाहर निकलता है। जैसे कि ये आपका जल का बूंद है जो हवा में अटका हुआ है। सबसे पहला क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर, पहला तो ये होगा, इसके अंदर जाएगी वो, ठीक है। दूसरा ये इंटर करके, दूसरा क्या होगा, परावर्तित होगी वो, ठीक है। और फिर तीसरा में दूसरे पॉइंट पर परावर्तित होगी और तीसरे पॉइंट पर फिर अपवर्तित होगी। पहले पॉइंट पे क्या हो गया, अपवर्तन हुआ वो, दूसरे पॉइंट पर क्या हुआ, परावर्तन, और तीसरे पॉइंट पर फिर हुआ आपका अपवर्तन। यही पूछ रहा, जब यह जल की बूंदों से बाहर निकलता है तब फिर अपवर्तन होता है वो, ठीक है। छोटी बूंद में प्रकाश और आंतरिक प्रतिबिंब के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष के विभिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इतनी प्रक्रिया होती है तब इंद्रधनुष का रंग हमारा बनता है। एक प्रिज्म के जैसा ही मान सकते हैं वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार हमारे किए थे निकोल टेस्ला ने। ऑप्शन तीसरा इसका सही है। यह एक विद्युत धारा है जो आवर्ती रूप से दिशा को उलट देती है। प्रत्यावर्ती धारा कैसा होता है आपका, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे आपका मीन पॉइंट के होते रहता है। यह निकोल टेस्ला ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। एक दिष्टकारी होता है आपका, दिष्टकारी सुना होगा आपने, कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाता है। यह क्या करता है, वो एसी वोल्टेज को डीसी में बदल देता है। एसी को प्रत्यावर्ती कहा जाता है और डीसी को दिष्ट धारा कहा जाता है। और एक होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर उल्टा करता है, वो बैटरी से डीसी लेता है और इसको बदल देता है, आपका एसी में बदल देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आविष्कार इसका निकोल टेस्ला ने किया था। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये आपका समतल दर्पण है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इमेजिनरी सरफेस बनेगा जो कि काफ़ी बड़ी सर्किल बन जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वक्रता त्रिज्या है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अच्छा, और भी पॉइंट है इसमें, समतल दर्पण आ गया है तो देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है आपका? आभासी होता है, ठीक है। और क्या होता है आपका? सीधा होता है,
ठीक है। दर्पण के पीछे की प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने की दूरी के समान होती है। जैसे दर्पण है तो जितना पीछे इमेज बनेगा ना वस्तु की दूरी दर्पण के आगे उतनी ही होगी, ठीक है। वस्तु के आकार के समान का बनता है, जिस आकार का वस्तु होगा उतने ही उसी आकार का प्रतिबिंब बनेगा वो, ठीक है। पार्श्वतः उल्टा वर्टिकली अपोजिट इसको बोलते हैं, यानी कि आपका दायां अगर आपका राइट और लेफ्ट ऐसे है तो दर्पण में लेफ्ट इधर दिखेगा, राइट इधर दिखेगा वो, ठीक है। इसे पार्श्वतः उल्टा कहते हैं वो, ठीक है। और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, चूंकि समतल दर्पण एक बहुत बड़े गोलाकार दर्पण का भाग है अतः इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, फोकस दूरी अनंत, ठीक है। विद्युत का संचालन करने वाले अधिकांश तरल किसके विलयन होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के विलयन होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण, तीनों के विलयन होते हैं आपके, ठीक है। जब मानिए अम्ल है, क्षार है और लवण है, जब यह जल में घुल जाता है तो विद्युत आवेशित कण बनते हैं, विद्युत आवेशित कण, ठीक है, जिन्हें हम आयन कहते हैं। ये जो विद्युत जब पानी में घुलते हैं तभी ये बनता है वो, ठीक है ना। जब आयन बन गए तो आयन के कारण ही विद्युत का संचालन होता है। आयन युक्त विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, चूंकि इसमें कुछ आयन होते हैं, जबकि शुद्ध जल एक क्या होता है, कुचालक होता है। कभी कभी पूछ देता है कि शुद्ध जल क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इसमें आयन तभी आएगा जब इसमें आप अम्ल, क्षार या फिर लवण को घोल दोगे। विद्युत का संचालन करने के लिए अम्ल, क्षारक और लवण का जलीय विलयन में आयनित होते हैं, जब ये घोलेंगे तभी आयन बनेगा वो, ठीक है। इसलिए नल का जल विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें लवण होते हैं, लेकिन अशुद्ध जल जिसे हम शुद्ध जल कहते हैं वह विद्युत का संचालन नहीं करता है, ठीक है। संचालन के लिए क्या चाहिए, हमें आयन चाहिए। आयन तभी मिलेगा जब इन तीनों में से किसी को भी हम जल में डालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा 10th लेवल का है। ऐसी विस्थापन अभिक्रिया जो घटित नहीं होगी उसकी पहचान करें। देखिए इसमें क्या है, कॉपर है, लोहा है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। पहले तो हम ये देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। विस्थापन अभिक्रिया दो तरह की होती है, एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा आपका होता है क्या, द्विविस्थापन। एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें एक अभिकारक दूसरे के भाग को प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है ना। पहला अभिकारक ये हो गया, दूसरा अभिकारक ये होगा, दोनों में अभिक्रिया होगी तो इसका अभिकारक इसमें इसका सिर्फ दूसरे को ही कर देगा वो, ठीक है ना। एग्जाम्पल से देखेंगे। और द्विविस्थापन में क्या होता है, पहला अभिकारक दूसरा अभिकारक क्या होगा, जिसमें अभिकारकों में घनायन और ऋणायन उत्पाद निर्माण के लिए भागीदारों को परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। इसके कुछ भाग को ये ले लेगा, इसके कुछ भाग को ये ले लेगा, आपका द्विविस्थापन है। ये तभी होता है ना जब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन ए पहले से दूसरा ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो अभिक्रियाशील का हम ये भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील क्या होता है आपका, पोटेशियम, उसके नीचे होता है आपका सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, ठीक है ना। ये आपको याद रखिएगा। एल्युमिनियम हो जाता है, जिंक हो जाता है, लोहा फिर हो गया आपका, टिन हो जाता है, पीवी सीसा हो गया, फिर हाइड्रोजन आ जाता है, कॉपर आ जाता है आपका, चांदी आ जाता है, सोना, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, कॉपर का FeSO4 एक्वस में, एक्वस मतलब कि विलयन बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए कॉपर है प्लस FeSO4 है, तो देखिए कॉपर कहाँ है आपका, कॉपर ये है, और लोहा कहाँ है आपका, तो ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है, तो ये इसको विस्थापित कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होता तभी ये रिएक्शन इसके साथ कर पाता। तो पहला तो होगा ही नहीं, तो घटित नहीं होगी, यही पूछ रहा है। दूसरा देखिए क्या है, Fe प्लस CuSO4 है। देखिए Fe कहाँ है आपका, ये रहा, और कॉपर आपका ये रहा, तो ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है, तो इसके साथ अभिक्रिया होगी। तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। ये आपका हो गया कौन सा अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया हुआ। SO4 कहाँ चला गया, इससे हट करके Fe के साथ चला गया, ठीक है। मैग्नीशियम का देख लेते हैं, यह आपका Mg प्लस ZnSO4, यहाँ से देख लीजिए, ये रहा मैग्नीशियम आपका, मैग्नीशियम आपका ये रहा, ठीक है। और कौन सा है, जिंक है, जिंक कहाँ है आपका,
जिंक आपका ये रहा। तो मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये इसके साथ अभिक्रिया करके इसको भी स्थापित करेगा। क्या बनेगा आपका, ये बनेगा Zn प्लस MgSO4, ठीक है। MgSO4 को विस्थापित कर दिया किसने, मैग्नीशियम ने जिंक से। एक है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम प्लस CuSO4 है। ये देखिए एल्युमिनियम कहाँ है आपका, एल्युमिनियम आप ध्यान से देखो तो ये रहा एल्युमिनियम, और कॉपर आपका ये रहा। तो एल्युमिनियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, एल्युमिनियम क्या करेगा, CuSO4 को विस्थापित करेगा। तो ये बनेगा Cu प्लस AlSO4। ये तीनों अभिक्रिया होगी लेकिन पहला नहीं होगा, क्यों आप ये बताओ कमेंट बॉक्स में, क्यों, क्योंकि कॉपर Fe से कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन समांगी मिश्रण नहीं है, तो मक्खन तो है, आसुत जल भी है, पानी में चीनी भी है, लेकिन तेल में जल घुलेगा नहीं घुलेगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, समांगी मिश्रण नहीं है। समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसकी संरचना पूरे मिश्रण में एक समान होती है, ठीक है ना। यह मिश्रण का प्रकार है जहाँ घटकों को समान रूप से वितरित किया जाता है। जैसे चीनी में पानी हो गया, तो पानी प्लस चीनी अगर मिलाओ, अच्छे से मिला दो, तो कहीं से भी पानी उठाकर पियो आपको मीठा लगेगा, यह एक समान का मिश्रण हो गया। एक और क्या होता है आपका, दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण क्या होता है, वे पदार्थ जो एक दूसरे से घुलते नहीं है, ठीक है ना, अघुलनशील होते हैं, जिसको हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे ये हो गया तेल में जल हो गया, घुलेगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो आपका तेल में जल समांगी मिश्रण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मेंडलीफ ने तत्वों को किसमें वर्गीकृत किया था, बढ़ते समूहों का, परमाणु समूहों का बढ़ता क्रम नहीं, इसमें आप देखिए कि इन्होंने किया था 7 आवर्त और 8 समूह में किया था, ठीक है। आवर्त क्या होता है आपका, आवर्त होता है, आप ध्यान से देखो तो पीरियड बोलते हैं इसको, आवर्त को बोलते हैं पीरियड, 7 पीरियड में। और समूह को क्या बोलते हैं, समूह को बोलते हैं ग्रुप्स। पीरियड्स जो ये वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7, और जो ग्रुप्स ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना, ये आपके पीरियड हो गए, और ऊपर से नीचे ग्रुप बनते हैं आपके, ठीक है। तो मेंडलीफ ने जो बनाया था वो था आपका 7 आवर्त और 8 समूह। 1969 ईस्वी से 1872 ईस्वी के दौरान ये मेंडलीफ जो थे कहाँ के रहने वाले थे, ये रूस के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम था दिमित्री मेंडलीव, दिमित्री मेंडलीव, ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। ऊर्ध्व स्तंभों को समूह कहा था, ऊर्ध्व स्तंभ को समूह कहा था, और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा था। ऊपर से नीचे जो आती है उसे हम समूह कहते हैं, और दाएं से बाएं को आवर्त कहा था, ठीक है। मेंडलीव ने तत्वों के आधारभूत गुणधर्म अर्थात परमाणु द्रव्यमान को मानक माना था, लेकिन अभी जो मॉडर्न है ना आपका आवर्त सारणी, वह परमाणु द्रव्यमान पर नहीं, वह परमाणु संख्या पर। इन्होंने जो माना था ना, वह परमाणु द्रव्यमान पर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे परमाणु द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब इन्होंने इसकी खोज की थी ना, उस समय 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, ठीक है। मेंडलीव तत्वों के वर्गीकरण में इनका जो मेंडलीव का आवर्त सारणी सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 आवर्त और 8 समूह याद रखिएगा। आवर्त किसे कहते हैं, समूह किसे कहते हैं, मैं बता चुका हूँ। बादल या कोहरा किस कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है, देखिए 3 तरह का होता है आपका कोलाइडी तंत्र। पहले तो देख लेते हैं कि किस तरह का बादल या कोहरा आपने ठंडी के मौसम में देखा होगा। यह तब बनता है, बादल या कोहरा कब बनता है, जब बनता है जब माध्यम आपका गैस हो और विक्षेपण अवस्था द्रव की हो। देख लेते हैं, तो ये बादल या कोहरा है ना आपका, जो आपका गैस में विक्षेपित द्रव्य है आपका। कई तरह के ऑप्शन और भी उदाहरण होते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, गैस में कहते हैं ठोस, इसका उदाहरण बताइए। तो गैस में ठोस आपका हो जाता है धुआं। धुआं जो है ना वह विक्षेपित ठोस का एक उदाहरण है। इसमें माध्यम क्या होता है आपका, गैस होता है, और विक्षेपण पर अवस्था ठोस होती है, तो धुआं उत्पन्न हो जाता है। वो मान ली कि गैस में धुआं अटक जाता है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, गैस में गैस। गैस में गैस पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जाता है कि इसका उदाहरण कौन सा है। वो गैस में गैस, वायुमंडल की जो गैस हैं वह सारी इसके उदाहरण है वो, ठीक है।
वायुमंडल कह सकते हैं इसको, वायुमंडल। और तीसरा आपका होता है द्रव्य में ठोस, द्रव्य में ठोस। आप सोचिए इसका उदाहरण क्या हो सकता है। द्रव्य में ठोस सोल जिसको कहते हैं, जिसमें एक ठोस होता है और थोड़ा सा जैसे चिपचिपा लिक्विड कहते हैं ना, उस तरह का इसको हम बोल सकते हैं, जैसे जेली बोल लीजिए आप, ठीक है। सोल द्रव्य में विक्षेपित ठोस का उदाहरण है। यहाँ ठोस होता है आपका विक्षेपण प्रावस्था और विक्षेपण माध्यम आपका हो जाता है द्रव्य, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है बादल या कोहरा, जो कि गैस में विक्षेपित द्रव्य का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है आप, ये तो सिंपल प्रश्न है। देखिए दो तरह का परिवर्तन होता है, एक होता है रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन देखिए क्या होता है, भौतिक और रासायनिक। आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन लो, उसी से आपको याद हो जाएगा, लिखने में मेरा टाइम बर्बाद होगा। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है ना जहाँ पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता, भौतिक गुण में ही परिवर्तन होगा। जैसे आकार बदल गया, वजन बदल गया, ये सब आप टूट गया, फूट गया, ठीक है ना। पदार्थ की अवस्था में हो गया परिवर्तन, रंग, गंध, विलेयता आदि, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का दूसरे में परिवर्तन हो जाता है, इनके गुण बदल जाते हैं। जैसे दूध से दही बनना, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, तो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा वो, ठीक है। और क्या हो गया, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना है, मोम का पिघलना नहीं है। मोम का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस मोम बना सकते हैं, लेकिन मोमबत्ती का जलना पूछ रहा है, ठीक है। चांदी के बर्तनों को काला पड़ना ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भी नहीं होगा। लेकिन शर्करा का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है, इसे हम वापस अलग कर सकते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में गुण ये सब चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। रंग, गंध, विलेयता आदि भौतिक परिवर्तन में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। चांदी के बर्तनों को काला पड़ना चांदी की धातु के ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऑक्सीकरण मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इसके फलस्वरूप क्या होता है, सिल्वर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन 4 ही सिर्फ इसका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, देखिए दो तरह का हाइड्रोकार्बन होता है आपको, संतृप्त और असंतृप्त। आपने एल्केन सुना होगा, एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपका हो जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, आपका कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है, यही आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तीसरा बंध आपका एल्काइन असंतृप्त हो गया, दोहरा बंध आपका एल्कीन, ये भी आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हो जाए, असंतृप्त में आ जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जाम्पल जैसे हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। मीथेन का CH4, ठीक है। ऑक्टेन का C8H18, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n सीधा फॉर्मूला होता है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2 होता है इसका, CnH2n इसका होता है। और एल्काइन का होता है CnH2n-1 होता है आपका, ठीक है। CnH2n-2 जैसे C4H10 है, 4 दूनी 8 + 2 10 हो गया वो, ठीक है। ये आपका हो गया संतृप्त और असंतृप्त का, ठीक है। इसमें जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है आपका ऑप्शन ए है। अगला एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसके बीच में होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे ठीक है। अम्ल हो गया प्लस क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, नमक और जल बनाते हैं। यही पूछ रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद क्या है, उत्पाद आपका यही है, नमक और जल। तो ढूंढिए नमक कहाँ है आपका, नमक लवण हो गया, लवण हो गया, और जल कहाँ आ गया, जल इसमें आ रहा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक केंद्रक और झिल्ली बाध्य अंग कोशिका की कमी वाले जीव को क्या कहा जाता है। देखिए ये हिंदी में लिखा है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। द्विगुणित को क्या कहा जाता है, डाइप्लॉइड कहा जाता है। अगुणित को कहते हैं हैप्लॉइड,
और प्राक केंद्र को कहा जाता है, आपको याद होगा, प्रोकैरियोट्स। अगर डुअल लैंग्वेज में हो गया आपको तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो इसको कहा जाता है यूकैरियोट्स। और न्यूक्लियस केंद्रक को कहा जाता है न्यूक्लियस। और झिल्ली बाध्य को कहा जाता है मेम्ब्रेन बाउंड। तो क्या कहा जाए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक न्यूक्लियस है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकाओं की कमी है, यानी कि जो कोशिका के अंदर ऑर्गेनेल है उस पर झिल्ली नहीं है। तो किस तरह का ये कोशिका हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रोकैरियोट्स, जो प्रारंभिक अवस्था में, यूकैरियोट्स तो विकसित होते हैं पूरे, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्राक केंद्र प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे आपका हो गया नील हरित शैवाल बोलते हैं, नील हरित शैवाल हो गया, जीवाणु हो गया आपका, माइकोप्लाज्मा हो गया आपका। ये सभी आपके प्रोकैरियोट्स के उदाहरण हैं, ठीक है। और यूकैरियोट्स जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक होते हैं, जो विकसित होते हैं, उसे यूकैरियोट्स कहा जाता है। इसमें समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री या फिर अर्धसूत्री विभाजन होती है, ठीक है। और इसमें कोशिका विभाजन विखंडन के द्वारा होता है, ऊपर वाले में प्रोकैरियोट में विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओजोन रिक्तीकरण, ओजोन डिप्लेशन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। ओजोन परत जो है ना, पृथ्वी के किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है, जिसमें ओजोन का बहुत ज़्यादा स्तर होता है, ओजोन को O3 कहा जाता है, ठीक है। ओजोन की परत सूरज से लगभग जो किरणें आती हैं ना, विकिरण, वो लगभग 99% क्या हो जाती है, अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC बोलते हैं इसको, और हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सब आपका ओजोन के डिप्लेशन के उत्तरदायी गैस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप चलिए बताइए, ओजोन डे कब मनाया जाता है। ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा गैस अकशेरुकी जंतुओं का उदाहरण है। अकशेरुकी मतलब क्या होता है आपका, अकशेरुकी मतलब होता है इनवर्टिब्रेट, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अकशेरुकी। यह ठंडे खून वाला जानवर होता है, ठंडे खून वाला जानवर, ठंडे खून का जानवर, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है। तो देखिए मछली में तो होती है, केंचुए और जोक में होती है, नहीं होती है। क्या नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं। सांप और छिपकली में होती है, मेढक में भी होता है। तो अकशेरुकी जंतु का उदाहरण हो गया आपका केंचुआ और जोक, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा कारण क्या है। फसलों का जलना भी नहीं है, प्लास्टिक का जलना भी नहीं, ग्रीन हाउस गैसें भी नहीं, जीवाश्म का जलना, पेट्रोल जलाते हो आप। अम्लीय वर्षा का उपयोग उन सभी अवक्षेपों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो सामान्यतः जल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। कहते हैं कि अम्लीय वर्षा हो गया, मतलब कि उसमें एसिडिटी, अम्लीयता क्या हो गई, सामान्य पानी की तुलना में ज़्यादा हो गई। अम्लीय वर्षा में जो जल का pH मान हो जाता है वो आपका 5.6 से कम हो जाता है। यह किसके कारण होता है, जीवाश्म के जलने के कारण होता है, ठीक है। ये वातावरण में कुछ हानिकारक गैसों को छोड़ देते हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड शामिल होते हैं। ये ऑक्साइड क्या होते हैं, वर्षा के जल में घुल जाते हैं और तब कुछ खनिज अम्ल बनाते हैं। इन अम्लों में कार्बनिक अम्ल होते हैं, नाइट्रिक अम्ल होते हैं और सल्फोनिक अम्ल होते हैं। ये अम्ल वर्षा के जल में घुल जाएंगे और वर्षा के जल को अम्लीय बना देंगे। क्या हुआ, देखिए हमने जीवाश्म के ईंधन को क्या जलाया, इससे क्या बना, नाइट्रोजन बना, कार्बन बना, सल्फर बना, ठीक है। इसके ऑक्साइड बने, इसके सभी के ऑक्साइड बने। ये ऑक्साइड प्लस क्या बन गए, जल के साथ ये मिल गए, ठीक है। जल के साथ मिलकर एक खनिज बना देते हैं, जैसे कि कार्बनिक अम्ल बना दिए, कार्बनिक एसिड बना दिए, नाइट्रिक एसिड बना दिए, सल्फोनिक एसिड। तो जहाँ
ये एसिड बन गया ना, ये पानी में घुल करके उसकी अम्लीयता को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो कारण क्या था हमारा, जीवाश्मों के ईंधन का जलना। अगला है, निम्नलिखित में से किस सूची में सभी प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय हैं। नवीकरणीय मतलब जो कि भविष्य में खत्म नहीं हो सकते हैं, वे संसाधन जो स्वयं को नवीनीकृत कर सकते हैं या फिर बार बार उपयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। और गैर नवीकरणीय जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे कि जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन हो गया, भूतापीय ऊर्जा संसाधन, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 सही उत्तर है। सामान्य स्थायी उत्तक नहीं है, कौन सा स्थायी उत्तक नहीं है, तो इसका सही उत्तक है आपका जाइलम। जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक, यह संवाहक उत्तक होता है, पौधों में पाया जाता है। ये करता क्या है, जाइलम से याद रखिएगा जल, यह जो है ना जल और खनिज पोषक तत्वों को जड़ से पत्तियों तक केवल ऊपर की दिशा में संचालित करता है। जाइलम की कोशिकाओं में मोटी लिग्निफाइड भित्तियां होती हैं। ये विभिन्न तत्वों से युक्त एवं विसमांगी उत्तक होता है आपका, ठीक है। एक होता है आपका स्क्लेरेन काइमा, ये क्या होता है आपका स्क्लेरेन काइमा होता है आपका विभिन्न प्रकार की लकड़ी देखी होगी ना आपने, कठोर लकड़ी देखी होगी, कठोर लकड़ी का जो आपका उत्तक होता है वो इसका बना हुआ होता है वो, ठीक है। एक होता है आपका परिपक्व स्क्लेरेन काइमा, मृत कोशिकाएं होती हैं जिनकी भित्तियां काफ़ी बहुत ही मोटी हो जाती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर था आपका जाइलम, ठीक है, अस्थायी उत्तक नहीं है। तो ये था हमारा 20 प्रश्न। कैसा लगा मैं डिटेल में ही बताया हूँ। एक प्रश्न से आपके काफ़ी सारे प्रश्न बन गए होंगे, ठीक है। चलिए जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए और आपके एग्ज़ाम के लिए गुड लक। थैंक यू।